हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेडी केमिस्ट्री क्लासेस। मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और कल मैंने अपना जो वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से संबंधित नियम पढ़ाए थे, उसमें मैंने 4 नियम आपको बताए थे। एक तो था आपका बोरवरी का नियम, दूसरा था ऑफ-बाउ का नियम, ऑफ-बाउ नियम, तीसरा जो कि मैंने छोड़ दिया था पाउली का अपवर्जन नियम, और जो चौथा था वो था हुंड का नियम। कल चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैं आपको 2 ही नियम के बारे में बता पाया था। एक था बोरवरी का नियम, दूसरा था ऑफ-बाउ का नियम। इसमें मैंने आपको बताया था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका विन्यास जो लिखा जाता है उनसे संबंधित ये नियम है। तो परमाणु में, प्रत्येक परमाणु में कोष होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कोष के अंदर उपकोष होते हैं और उपकोषों में कक्षक होते हैं। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के स्पिन होते हैं, जो कि अपोजिट स्पिन होते हैं। एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यही 4 नियम है जो इन सब के बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बोरवरी का नियम जो था KLMN में इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित था, अर्थात जब इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है तो उसे बोरवरी का नियम कहते हैं। और इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न उपकोषों में, यानी S, P, D और F, ये उपकोष होते हैं, उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं तो उसे ऑफ-बाउ का नियम कहते हैं। अब ये तो कल मैंने आपको बता दिए थे। फिर पाउली का अपवर्जन नियम जो था, वो पाउली का अपवर्जन नियम मैंने कल आपको बताया था। ये तो कोष से रिलेटेड हो गया, कोषों में इलेक्ट्रॉन के भरने से रिलेटेड। ये उपकोष से रिलेटेड हो गया ऑफ-बाउ नियम। और ये था चक्रण, इलेक्ट्रॉन के चक्रण से संबंधित है, पाउली का अपवर्जन नियम। और जो हुंड का नियम है वो आपका कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने से रिलेटेड है। ऑर्बिटल्स, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित है। ऊपर के तो मैं बता चुका हूं आपको, कोषों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं और उपकोषों में कैसे भरे जाते हैं। आज मैं आपको पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का नियम समझाऊंगा। पहले मैं कोष में इलेक्ट्रॉन को भर चुका इस नियम के अनुसार, बोरवरी के नियम के अनुसार। उपकोष में यानी SPDF में भर के मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना कल आपको समझाया था। अब आज मैं पहले हुंड का नियम यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं वो बताऊंगा। इसके बाद फिर लास्ट में पाउली का अपवर्जन नियम। तो देखिए, हुंड का नियम कहता है 4 उपकोष होते हैं। S उपकोष में 1 ऑर्बिटल होता है, बॉक्स बनाते हैं। P उपकोष में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 बता चुका हूं मैं। D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से। तो अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं यही बताया था हुंड ने। इसमें तो एक ही है, S उपकोष में 1 ही ऑर्बिटल है, तो निश्चित है कि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आया तो आपने 1 भर दिया, 2 आया तो दूसरा भर दिया। एक ऊपर की तरफ एरो लगता है, दूसरा नीचे, जो कि दिखाता है कि एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में चक्कर नहीं लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब इसमें देखते हैं P में। मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2p3, ये इलेक्ट्रॉन को आपको भर के दिखाना है। ये तो आपने सीधा लिख दिया कि P उपकोष में, इसमें आपको दिख रहा है P उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष के P उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p3 लिखा है। अब इसको अगर कहा जाए कक्षकों में दर्शाओ, ऑर्बिटल्स में इनको भरो कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो P उपकोष में है, P उपकोष में हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये जो P उपकोष में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो किन किन उपकोषों में है, किस किस बॉक्स में है, ये बताना है। तो आप जैसे इसको कैसे भरेंगे 2p3 को, क्योंकि P है, तो कोष संख्या होगी, 2 से लेना देना नहीं है। P उपकोष में होते 3 ऑर्बिटल्स, ये बना दिया। अब P में हमको भरने 3 इलेक्ट्रॉन, यही आपको समझ में आएगा हुंड का नियम। तो 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आपने भर दिया 1 2 3। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो 2 आपने पहले ऑर्बिटल में भर दिए, दूसरे ऑर्बिटल में 1 और तीसरा ऑर्बिटल खाली कर दिया। रॉन्ग, गलत है। यही है हुंड का नियम। हुंड का नियम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने से संबंधित है, जो कि कहता है कि सबसे किसी भी परमाणु में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले
सेम स्पिन वाले भरे जाते हैं। पहले सारे कक्षकों में सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जब सभी कक्षक सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से फुल हो जाएंगे तब उसमें अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन का भरना शुरू होगा। कहने का मतलब किसी भी उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन, परमाणु के किसी भी उपकोष में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उस उपकोष के पहले सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, बाद में उनका युग्मन स्टार्ट होता है, यानी पेयरिंग स्टार्ट होती है। पहले से आप पेयरिंग नहीं करेंगे। ओके, तो कैसे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने इसमें पहले ही से क्या कर दी, पेयरिंग कर दी है। तो ऐसे ही पेयरिंग नहीं कर देते हैं कि आपने 2p3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था तो p के 3 उपकोष बनाए, पहले में पेयर बना दिया आपने, दूसरे में एक इलेक्ट्रॉन बचा तो सिंगल कर दिया। गलत हो जाएगा, क्योंकि हुंड का नियम कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारे कक्षकों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, इसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन शेष बचता है तो आप उसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का हुंड का नियम है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। पहले सेम स्पिन वाले भी कह सकते हो, देखो सारे के एरो ऊपर की तरफ बने, यानी स्पिन सबका सेम है, या कह लो सारे डिब्बे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन से भरे जाएंगे, तब इसके बाद उनका युग्मन स्टार्ट होगा। कैसे, और एक एक एग्जांपल देख लीजिए। अब जैसे कि 2p4 होता है, 2p4, अब 4 में 4 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो आपने p के पहले क्या बनाए, 3 बॉक्स बनाए। अब आपने क्या किया, पहले सब में ऐसे ना भर दो कि 2 भर दिए 3 4, पहले आपका नियम के अनुसार चलिए, अकॉर्डिंग टू रूल। सबसे पहले सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाला भर दीजिए। फिर भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो स्टार्टिंग से कहीं से भी पेयरिंग नहीं करेंगे, पहले ऑर्बिटल से फिर पेयर बनाना स्टार्ट कर दिया अपोजिट डायरेक्शन का। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में सेम डायरेक्शन के दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं बनेंगे। अब देखिए 4 होगा, 2 3 4, ये है हुंड का नियम। एक चीज और, इसमें एक तो p का एग्जांपल है, एक और देखिए d5। जैसे आपको है 3d5 के इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, आपको पता है इसमें तो आपने सीधा सीधा लिख दिया कि तीसरे कोष का d उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको। लेकिन अगर कहा जाए 3d5 को बना के दिखाओ कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और कितने अनपेयर्ड हैं, ये आप तभी बता पाएंगे जब इनको आप इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरेंगे, यानी ऑर्बिटल्स में भरेंगे। और मैं आपको बता चुका हूं ऊपर के d उपकोष में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। तो इसके मैं 5 ऑर्बिटल्स बनाऊंगा, 1 2 3 4 और एक 5 ऑर्बिटल्स बनाए। अब इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, 5। आपने भरना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, रॉन्ग हुआ, गलत। क्यों? ये राइट। क्यों गलत हुआ? क्योंकि वही बात है कि सबसे पहले विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले, यानी समान डायरेक्शन वाले, या कह लो कि सारे कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर भी आपके पास बचते हैं तब उनकी पेयरिंग होती है। तो 2 2 4 5 आपने भर तो दिए, लेकिन पहले से पेयर कर दिया, जबकि बाकी के 2 ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं, तो ये गलत है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 5 ऑर्बिटल्स आपने बनाए, 3 4 5, तो सब में आपको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ये राइट। ऐसे भरते हैं। अब अगर इसी में d6 होता तो यहां से पेयर स्टार्ट, 6 7 8 9 10 यूं भरा जाता है। समझ में आया? तो ये हुंड का नियम क्या कहता है, हुंड का नियम कहता है कि किसी परमाणु के विभिन्न उपकोषों के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षकों में समान चक्रण वाले भरे जाते हैं, इसके बाद फिर उनका युग्मन प्रारंभ किया जाता है। समझ में आया? तो ये आपका हो गया कौन सा, हुंड का नियम। दूसरा है अब पाउली का अपवर्जन नियम। ये क्या कहता है, पाउली का अपवर्जन नियम, इसको मैं आपको समझाऊं। पाउली का अपवर्जन नियम किससे रिलेटेड है, मैंने लिखा है चक्रण से रिलेटेड, यानी स्पिन। स्पिन का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि वैसे तो ये क्वांटम संख्या से रिलेटेड है, जो कि मैं आपको आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वो थोड़ा बहुत लेंथी है और उसी में बताऊंगा मैं आपको, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ बस थोड़ा हल्का सा उसको मैं डेफिनेशन के मैं यूज कर लेता हूँ क्वांटम संख्या को। पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है कि परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, परमाणु में कई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जैसे किसी परमाणु में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में चाहे आप पहला दूसरा ले लो, दूसरा तीसरा ले लो, तीसरा चौथा ले लो, 5वां चौथा ले लो, 5वां पहला छठा 5वां ले लो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। उन दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी सेम नहीं हो सकते। ये कहता है पाउली का अपवर्जन नियम। हो सकता है 3 क्वांटम संख्याओं के मान समान हो किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो चौथी क्वांटम संख्या का मान जरूर ही अलग होगा।
लेकिन किसी परमाणु में, एक ही परमाणु की बात हो रही है, एक ही परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेना A to Z, उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। शॉर्ट में कहें तो इस नियम के अनुसार एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन समान चक्रण वाले कभी नहीं हो सकते। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मैंने लिखा सीधा सीधा सिंपल तरीके से समझिए, ये एक ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे, ना ही दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे तो एक क्वांटम संख्या अलग अपने आप किसी के लिए ऊपर वाले एरो के लिए अलग हो जाएगी, दूसरे के लिए नीचे हो जाएगी। तो ये नियम यहाँ प्रूफ हो जाता है। एक बार फिर से, पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं हो सकते। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले या समान चक्रण वाले कभी नहीं होते, दोनों अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। एक क्लॉकवाइज होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 4 क्वांटम संख्या होती हैं। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे एन से डिनोट करते हैं। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे एल से डिनोट करते हैं। तीसरी मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे एम से डिनोट करते हैं। चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे एस से डिनोट करते हैं। तो हो सकता है कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, उन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एन का मान, एल का मान, एम का मान सेम हो सकता है, लेकिन एस का मान जरूर अलग होगा। एक के लिए एस का मान +1/2 होगा तो दूसरे के लिए एस का मान -1/2 होगा। ये प्लस माइनस वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट हो गए तो समझो वैल्यू अपोजिट हो गई। क्यों? क्योंकि +1/2 शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, और -1/2 शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझ में आया? ये चीज अभी के लिए इतना ही रखिए इसको, क्योंकि इसे थ्योरी में पूरा आपको नोट्स भी दूंगा और समझाऊंगा भी दोबारा से। पाउली का अपवर्जन नियम भी, हुंड का नियम भी। दूसरी चीज, ये जो आप समझ रहे हो जितना उतना ठीक है। बाकी द्विगंशी क्वांटम संख्या जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों पाउली कहते थे कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चारों मैंने नियम आपको पढ़ा दिए हैं। इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने से संबंधित थे बोरबरी का नियम, अफबाउ का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड का नियम। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको बताया था, दो ही नियम से लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। एक तो होता है आपका बोरबरी का नियम और दूसरा होता है अफबाउ का नियम। तो कल मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बता दिया था ऐसे ही, क्योंकि मैंने उसमें अगर मैं डीपली जाता कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, तो आपको समझ में ना आता। तो मैंने जनरली तौर पे आपको बताया था कैसे लिखा जाता है, लेकिन आज मैं उसमें ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ ऐसे परमाणु क्रमांक हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो वो सामान्य जो अफबाउ का नियम है उससे विचलन प्रदर्शित करता है, उसका नियम का पालन नहीं करता है, तो उन्हें अपवाद कहते हैं। अपवाद आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाएंगे, लिखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा अपवाद है। लोग रटते हैं कि परमाणु क्रमांक 24 अपवाद है, परमाणु क्रमांक 29 अपवाद है, 46 अपवाद है। ये रटने की जरूरत नहीं है। जब आप उनको लिखेंगे परमाणु क्रमांक को और आप अच्छे से डीपली उनको समझ जाएंगे तो आप खुद बता देंगे कौन सा परमाणु क्रमांक अपवाद होता है। तो इसमें है क्या, अपवाद 2 कंडीशन में होते हैं। वो 2 कंडीशन आप समझ लीजिए पहले। अगर वो 2 कंडीशन समझ ली तो आप अपने आप बता देंगे कौन सा एक्सेप्शंस हो सकता है। पहली कंडीशन, परमाणु क्रमांक कब अपवाद होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे उसका तो किस परमाणु क्रमांक का एक्सेप्शंस होगा। ये देखिए 2 कंडीशन है। नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन होगी आधा या पूरा उपकोष भरने में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ये अंतिम कोश या उपकोष की बात है, जो लास्ट कोश या उपकोष होगा उसकी बात चल रही है। पहले के तो पहले ही भर जाते हैं। तो पहला जो कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी जहां एक्सेप्शंस हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, वो क्या होगी कि कोई भी उपकोष को आधा भरने में, लास्ट वाले उपकोष को आधा भरने में या पूरा भरने में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो, 1 की या 2 की। कब 1 की कब 2 की मैं बताऊंगा। दूसरा एक्सेप्शन है
किन्हीं, सब अंतिम के लिए होता, लास्ट के लिए, दो उपकोषों के लिए, उपकोषों के लिए ऊर्जा लेवल समान हो, ऊर्जा स्तर समान हो, तो एक्सेप्शंस आ जाएगा। ऊर्जा स्तर समान हो, ऊर्जा स्तर निकालते हैं N+L से, ये ऊर्जा स्तर निकालने का नियम है। N+L मैं बताऊंगा क्या होता है। ये दो कंडीशन बस याद रखिए, इन दो कंडीशन को आपने याद रख लिया तो आपको एक्सेप्शंस कभी या रटने नहीं पड़ेंगे, आप निकाल लेंगे किस परमाणु क्रमांक में अपवाद होता है। दूसरी चीज, अब इसमें ऊर्जा स्तर समान हो, क्योंकि ऊर्जा स्तर क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया था चाहे वो कोष हो या उपकोष हो, यानी बोरबरी का नियम हो या अफवाऊ का नियम हो, दोनों में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। अब जब दो उपकोष आपके सामने ऐसे आ जाएंगे कि दोनों कोषों की ऊर्जा समान है, सेम है, तो फिर नियम कहाँ से लग पाएगा कि समान ऊर्जा, कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, कम ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन है जो कम ऊर्जा वाले उपकोष में पहले जाएगा, ज्यादा ऊर्जा वाले में बाद में जाएगा, कैसे लगेगा? क्यों? क्योंकि दोनों उपकोषों की ऊर्जा क्या हो गई, समान हो गई। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो वहां पर ये एक्सेप्शंस बन जाता है। दूसरा, अंतिम कोष में जो अंतिम उपकोष है उसमें पूरा भरने में हाफ फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो या दो इलेक्ट्रॉन कमी हो, तो वहां एक्सेप्शंस बनेंगे। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम आती है। N+L जो है, मैं एक चीज और बता दूं आपको, n बराबर तो होती है कोष संख्या, ये सब क्वांटम संख्या हैं, आगे पढ़ेंगे यहाँ, अभी इतना ही जानो। n बराबर कोष संख्या है, l है दिगंशी क्वांटम संख्या होता है, l की वैल्यू मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, 0, 1, 2 और 3 होती है। 0 होती है s के लिए, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। इतना जानो बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। अब मुझे पता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1 से लेकर 23 तक किसी भी परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहां कोई एक्सेप्शंस नहीं है। 24 परमाणु क्रमांक 24 देखिए, 24 को लिखते हैं तो वहां एक्सेप्शंस आता है। और एक चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो नियम से लिखे जाते हैं, मैंने बताया आपको, एक तो आपका अफवाऊ का नियम, दूसरा है बोरबरी का नियम। लेकिन बोरबरी के नियम से आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आपको एक्सेप्शंस पता नहीं चलेगा, आप नहीं बता पाएंगे कि ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है या अपवाद है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस आपको तभी पता चलेंगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किससे लिखेंगे, अफवाऊ नियम के अनुसार लिखेंगे। देखिए कैसे, मैं पहले गलत करके दिखाता हूं। जैसे आपने इसे बोरबरी के नियम से लिख दिया, एक्सेप्शन से, तो बोरबरी के नियम से तो आप अपने नियम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, और मैंने बताया था कि लास्ट वाले में 2 भर दो, 8 2 10 2 12, 24 में से 12 का 12 2 2 8 12 2, ये है, आपने ऐसे कर दिया, जबकि गलत है। 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है 2 8 13 1। अभी आप लिख पाते, सामान्य नियम से लिख पाते? नहीं लिख पाते, क्योंकि आप तो बोरबरी के नियम में जो नियम का पालन है उसी से आप ऐसे लिख देते 2 8 12 2। तो ये कैसे हो गया? ये पहले आपको, ये अपवाद है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अफवाऊ नियम लगाना पड़ेगा। अब कैसे लगाएंगे अफवाऊ नियम? अफवाऊ नियम के लिए फिर से आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जिससे आपको याद रहे, 1s 2s 2p, फिर क्या है 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d, यहां तक हो जाएगा। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2, ये 4f 5d 6p और 7s। बस ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलता है, आपको पता, कल मैंने बताया था ऐसे चलता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है 24 का, मैं 24 का लिख रहा हूं। ये तो गलत हो गया, मैंने बताया था आपको। आप एक्सेप्शंस वाला है तो क्या होगा सर, 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपने लिखा 1s2 2s2, 1s के बाद क्या है 2s2, फिर 2p6 के बाद क्या है 3s2,
फिर क्या है 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद क्या आता है 4s2 और 4s2 के बाद है 3d। पहले गिन तो लो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, कितने बचे आपके पास 24 है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, 4 बचे। तो यानी आपने कर दिया 3d4, कर दिया 3d4, क्योंकि 4 ही बचे, 20 यहाँ तक भर गए और डी में 10 भर सकते हैं, 4 बचे तो 4 मैंने भर दिया 3d4। अगर इसमें आप देखें 3d4 तो पहला कोष यहाँ तक है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं, बोरबरी नियम लग रहा है यहाँ पे, आप बहुत तो हो गया। दूसरा कोष देखो जिसके आगे 2 लिखा वो दूसरा कोष है, यहाँ से स्टार्ट हुआ दूसरा कोष यहाँ तक हो गया। दूसरे कोष में आप जानते हो एस और पी कक्षक होते हैं, डी होता नहीं है, तो 2s 2p यानी इलेक्ट्रॉन गिनो, ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और 2 8, 2 8। तीसरा कोष गिनो जिसके आगे 3 लिखा है उनके इलेक्ट्रॉन गिन लो। तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ चला लेकिन बीच में ए भी आ गया, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है, मैंने बताया था जरूरी नहीं है चौथे कोष का किसी कोष की एनर्जी कम हो सकती है तो वो पहले भर सकता है, और कम कोष वाले की एनर्जी ज्यादा हो सकती है वो बाद में भरेगा। तो 3d बाद में भरा जाता है क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है। तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आए 6, 6 2 8, 8 और 4 12, कितने बचे, और चौथे कोष में कितने हैं 2। अगर आप अभी आपने बोरबरी के नियम से भरा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 का, तो ये तो भरा था 2 8 12 2, जो कि गलत है मैंने कहा था, लेकिन इसमें तो ऐसा ही हो रहा है। अब कहाँ गलत है देखिए, लास्ट का उपकोष बनाइए 4s का और 3d का, लास्ट बनाओ। 4s बनाया, s में आप जानते हो एक डिब्बा होता है, और d में कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5। अब 4s में आपने भरे 2 इलेक्ट्रॉन और d में भरे 4, 1 2 3 4। देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है, कंडीशन नंबर फर्स्ट कि कब एक्सेप्शन होता है, जब लास्ट में जो उपकोष होता है उसको पूरा भरने या आधा भरने में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब देखो डी उपकोष यहाँ पर आधा भरने वाला था लेकिन उसे 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये हाफ फिल्ड यानी आधा भर जाएगा। तो ये क्या करेगा, एस से 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वेस्ट करेगा, एस से 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वेस्ट इसलिए करेगा, वो कहेगा क्यों ये आधा भरा और पूरा भरे की बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं कि परमाणु में स्थायित्व स्टेबिलिटी तभी आती है, परमाणु को बेचैनी तभी नहीं होती है जब उसके आउटर मोस्ट सेल यानी सबसे बाहर का जो सेल है कक्षा है उसका कोई भी उपकोष या तो आधा भर जाए या पूरा भर जाए। पहले वो कोशिश करता है कि आधा भर जाए, क्योंकि कोई भी चाहेगा कम से कम आधी कंडीशन पूरी हो जाए ये सोचता है, जब आधा भर जाए तब फिर पूरे की सोचता है। लेकिन एक उसको शांति मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है हाफ फिल्ड सब सेल भरने में या फुल फिल्ड होने में। तो परमाणु कोशिश करता है कि उसका आउटर मोस्ट सेल का जो कोष है सब सेल है वो या तो आधी भर जाए या पूरी भर जाए, इस चक्कर में वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की मशक्कत करके आसपास से अपना कंप्लीट करने की कोशिश करता है उपकोष को। तो वही करेगा ये, एस से कहेगा आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए अपना, तो उससे क्या होगा मैं हाफ फिल्ड हो जाऊंगा, अर्धपूरित हो जाऊंगा, हाफ फिल्ड, फुल तो होने वाला है नहीं 10 भरते हैं इसमें, हाफ फिल्ड हो जाऊंगा तो मुझे स्टेबिलिटी मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और एस क्यों देगा भाई, एस क्यों देगा, एस इसलिए देगा कि उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन, गरीब आदमी है, एस के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, गरीब आदमी वो सोचेगा एक दान करने से अगले का काम बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, मेरा तो एक आगे या 2 चले गया कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चौथे कोष में आपको पता है 4s होता है, यही देख लो 4s होता है, 4p 4d 4f, अभी तो 4s ही स्टार्ट हुआ है, इसमें 4s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, केवल 2 ही तो भरे हैं, जबकि चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n² लगाइए, n बराबर 4 लगाइए, 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 दूनी 32, चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अभी स्टार्टिंग ही हुई है, ऐसे ही आया है, p में तो 0 है, d में 0 है, f में 0, इनका तो खाता ही नहीं खुला है। तो s अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे भी देगा तो 32 तो उसके होने वाले किसी तरह है नहीं है चौथे कोष के, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तीसरे का बहुत काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा तीसरे का काम, क्योंकि तीसरे में होते ही क्या है, s होता है, p होता है, d होता है, जिसमें इसका s पूरा भर चुका है, p पूरा भर चुका है, d पूरा नहीं भरा तो क्या होगा, हाफ फिल्ड तो हो गया, समझ गए। इसलिए वो क्या करता है, s इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनता है वो इस तरह से बनता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, और 3d4 की जगह क्या हो जाएगा 5। अभी आप बोरबरी के नियम से न कर पाते क्योंकि वहां आपको पता न चलता कि वो कोष आधा भरा है या पूरा भरा है, क्योंकि वहां तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन कोषों में भरे जाते हैं।
तो अब यहां भी चेंज हो जाएगा, क्यों? 2 तो इसमें है ही, इसमें 6 2 8 हो गया। तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन गिनिए अब, 6 6 2 8 8 5 13, 12 की जगह कितना आ जाएगा 13, और चौथे कोष में आ जाएगा 1। समझ गए? ये है अपवाद एक्सेप्शंस 24 का। ऐसे ही 29 का देखिए। अब 29 पर मैं जाता हूं। 29 में क्या है? 29 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d छोड़ दीजिए, अभी गिन लीजिए पहले। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29। खुद समझ जाओ, होशियार हो आप लोग। क्या समझ जाइए कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, 9 आ गए, एक ही की तो कमी है। वही देखिए कंडीशन, पूरा भरने में या आधा भरने में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कमी हो, एक ही की कमी है, एक ही की कमी से तो एस से तुरंत खींचेगा और डी क्या कर लेगा अपने आप को 10 कर लेगा, 4s क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी एक्सेप्शन है। अब इसी को बोरबरी के नियम से लिखो, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 और 2 8, तीसरे कोष में 6 2 8 10 18 और चौथे में 1 2 8 18 1। ये एक्सेप्शन था, ठीक है। ये पहले कंडीशन के एक्सेप्शन हो गए हैं। इसके बाद परमाणु क्रमांक 24 हो गया, 29 हो गया, 42 भी है। 42 को लिखिए, 42 का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। आपको याद नहीं करना, आप तो बस 1 से लिखते चले जाइए। 1 से जब आप 118 तक प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, इसी नियम टेबल बना के, तो आपको जैसे ही जहां ये कंडीशन लगे कि लास्ट सेल सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, वो एस के पास 2 है, तो वो खींच के पहले कर दीजिए, अपने आप एक्सेप्शंस बनता जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 गिने जरा, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 ही हुए। अभी 3d10 के बाद क्या आता है? 3d10 के बाद है 4p6 5s2 5s2 के बाद क्या 4d, यही छोड़ दो, यही एक्सेप्शन आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 37 38 38 हैं कितने? 42 में से 38 का 4 और बचे, 4d 4 आ गया एक्सेप्शन। डी में कितने हाफ फिल्ड होने वाला है? अगर डी में 5 आते हैं, 4 आ गए, एक इसको ले लेगा तो कितने हो जाएंगे? D5 हाफ फिल्ड हो जाएगा। बस समझ जाओ, 4 5s 1 होगा और ये क्या होगा 4d5 हो गया एक्सेप्शन। अब वैसे देख लीजिए करके बोरबरी नियम में, पहले में 2 हैं, दूसरे में कितने हैं? 6 2 8, तीसरे में गिनिए, तीसरा कंप्लीट हो गया, 6 2 8 और 10 18 के बाद चौथे में गिनिए, चौथे में कितने हैं? 6 2 8 6, ये हो गया 2 8 8 5 13, कौन सा बचा? 5वां 1, यानी 2 8 18 13 1। ये बोरबरी का नियम हो गया। अपवाद आपको ऐसे समझ में आ गया 42 का। 42 भी एक्सेप्शन है। अब कुछ और एक्सेप्शन है जो कि मैं बता रहा हूं, जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। एक 46, हाँ 46 को मुझे समझाना है आपको, 46 मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली बात आ जाएगी कंडीशन में, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वाली। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वाली, जब 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ना लास्ट सब सेल में, तो भी पहले वाला अपना अर्ध पूरक या पूरा करने के लिए खींच सकता है। जरूरी नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन को खींचे, 2 को भी खींच सकता है। कैसे और कब, मैं बताता हूँ। 46 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 4p6 5s2 और 4d। गिनते हैं कितने हो गए? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 12 6 18 2 20 10 30 6 36 37 38 हो गए। 46 में से 38 का कितने बचे? 8 बचे, 4d 8। अगर ये 4d 9 होता तब तो आपको समझ में आ जाता, आप तुरंत कह देते सर 9 है, डी में 10 आ सकते हैं, पूरा भरने वाला फुलफिल्ड होने वाला है, 5s1 4d 10 कर दीजिए। लेकिन यहाँ 8 से ही वो 10 कर रहा है अपने आप को, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा तो पहले नहीं हुआ था। ये 2 इलेक्ट्रॉन वाली बात आ गई, जहां 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अंत में कम पड़ रहे हो तो वो 2 को भी खींच लेगा। देखिए अब ये क्या करेगा, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 4d 10 और s से हो जाएगा 0, ना भी देखो चलेगा, 5s 0 4d 10। अब इसका
ये हो गया ऐसे। अब इसमें एक चीज आपके मन में उठना चाहिए क्वेश्चन कि चलिए सर ये तो हो गया, फिर एक क्वेश्चन ये उठता है फिर 28 में ऐसा क्यों नहीं किया। 29 में मैंने एक्सेप्शंस किया था क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा था 3d9 4s2। 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए इन दोनों में रिलेशन है। 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 गिनिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 8 28। ये तो ऐसे ही लिखा जाता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं 8 इसमें भी थे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्यों नहीं खींच पाए। ये भी तो कर सकते थे 4s0 3d10, ये भी तो कर सकते थे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये मैं आपको बताऊं। ये 8 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा। ये तीसरा कोष है, ये तीसरा कोष है। तीसरे कोष तक जो तीसरा कोष होता है, थर्ड सेल जो होती है, उसकी एनर्जी इतनी नहीं होती है कि वो 4 सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाए। उसके पास इतनी ही एनर्जी होती है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। यानी ये 29 की कंडीशन होती है 29 की, जो कि यहाँ हुई है कि इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते तो एक को वो 4s से ले लेता, खींच लेता। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास तो 3d यानी तीसरे कोष में, तीसरा कोष यहां से स्टार्ट होता है 3s 3p और 3d, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है, इतना लेवल नहीं होता है कि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। हाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में कम रहते हैं तो ये चौथे कोष से भरना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर यही कंडीशन किसकी होती, ये होता है यहाँ पे, ये जैसे इसमें था, तो इसमें इसने इलेक्ट्रॉन को क्यों अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि 4d है, चौथा कोष है। चौथे कोष के पास इतनी ताकत है कि वो अगले के 2 इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सकता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वाला रूल है ये चौथे कोष से स्टार्ट होता है, फिर चौथा हो, पांचवा हो, छठवां हो, इन सब कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है आगे तो ये दोनों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपना आधा या पूरा कोष भर लेंगे, अपवाद बन जाएगा। लेकिन तीसरे तक नहीं बनता है, इसलिए 28 अपवाद नहीं है लेकिन 46 अपवाद है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पहले कंडीशन वाले। पहले कंडीशन वाले कुछ और भी अपवाद आपको मिलेंगे, उन्हें आप लगाते जाइएगा। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल समझा दिए हैं। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल ले लेता हूं दूसरी कंडीशन वाले। हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता रहे हैं जहां पर क्या होगा कि 2 कोष लास्ट में ऐसे आएंगे जिनके ऊर्जा स्तर समान होंगे। ठीक है, जैसे मैं एक लेता हूं आपके पास 58 का ले लेता हूं। 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेता हूं मैं। तो दूसरे कंडीशन वाले में एक्सेप्शंस कहाँ आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं 2 कोषों के लिए ऊर्जा स्तर समान हो तब कौन सी कंडीशन आती है। तो एक 58 का मैं ले रहा हूं। 58 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे लिखना है। 58 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4s2 3d10 फिर 4p6 5s2 4p6 हो गया 5s2 4d10 4d10 के बाद क्या है 5p6। गिन लीजिए कितने हो गए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 37 38 48 48 8 56 होगा 5p6 और 5p6 के बाद आता है 6s 6s2 और 6s के बाद आता है 4f। अब देखिए गिनते हैं पहले 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 54 55 56 हो गया। अगर आप नियम के अनुसार लिखोगे तो यहाँ तक लिख के छोड़ दोगे। हो गया सर, ये गलत है, ये अपवाद है। अब इसमें अपवाद ऐसा भी कुछ नहीं आ रहा है, ये नियम कहीं, ये कंडीशन कहीं आ नहीं रही कि लास्ट में ऐसा कोई उपकोष हो जिसमें आधा भरने वाला हो या पूरा भरने वाला हो। फिर कौन सा नियम, ये सेकंड कंडीशन है इसमें, ये भी आपको देखना पड़ेगा। ये कैसे लगती है, ये इसलिए है इसमें कि इसमें आप देखिए लास्ट में जो उपकोष है 6s और 4f, ये क्या है 6s का एनर्जी लेवल देखें, 4f का देखें और 5p है। पहले मैंने क्या लिखा 4d लिखा, 4d के बाद क्या आया 5p आया, 5p के बाद क्या आया 6s आया, 6s2 है, 6s2 के बाद क्या आया आपका 6s2 के बाद 4f है, 4f के बाद एक और लिखिए 5d। अब देखिए इसमें क्या है, जो 4f है 4f का एनर्जी लेवल देखिए कितना है 4f। एक बार इलेक्ट्रॉन गिनिए, कम है क्या
2 2 4 6 4 10, 2 12, 12 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 48 और 6 कितना हुआ है 54, 55, 56। हाँ तो इलेक्ट्रॉन कम है, वही मैं कह रहा हूँ 56 और 2 58 अब हुआ। ठीक है, तो अब 4f है और 5d है, 4f और 5d। एनर्जी लेवल देखिए, एनर्जी लेवल लगता है n+l से निकलता है। इसका एनर्जी लेवल कितना है n+l लगाइए। n बराबर मैंने बताया कुछ संख्या आगे लिखी होती है, जब मैं क्वांटम संख्या पढ़ाऊंगा उसमें बहुत अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बात है, वहां इतना ही समझिए। n इक्वल टू सेल नंबर यानी 4 प्लस f की वैल्यू 3 बराबर 7, यानी 4f का एनर्जी लेवल 7 आया। 5d का निकालिए, n+l का रूल लगाइए। 5d के लिए n की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2 है, इक्वल टू कितना है 7। देखिए 4f और 5d दोनों में एनर्जी लेवल सेम है, जबकि आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। 4d के किसके बाद 4f के बाद आप कहां बढ़े 5d, एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन ये दो कहीं कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है, दो उपकोष ऐसे आ जाते हैं जिनका एनर्जी लेवल समान होता है। जब एनर्जी लेवल समान होगा तो दोनों में फाइट होगी। किसके लिए फाइट होगी, इन दो इलेक्ट्रॉन के बाद। 6s2 तक तो कुछ नहीं था, लेकिन जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, दो इलेक्ट्रॉन कायदे से 4f में जाना चाहिए, लेकिन ये भी बराबर ताकतवर है 5d, एनर्जी लेवल बराबर है भाई। तो क्या करेगा, अब यहाँ पे लड़ाई होगी, जब लड़ाई होगी एनर्जी लेवल बराबर है तो टक्कर की लड़ाई होगी, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। हो गया अब बात, ये होता है। ठीक है, तो ये 58 है। 58 के बाद एक और एक्सेप्शन है इसका, 64 का देखते हैं। 64 इसको लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद क्या है 4p6 3d10 टेबल से देख लीजिए 3d10 4p6 5s2 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 के बाद 4d10 5s2 4d10 5p6 5p6 6s2 6s2 के बाद क्या 4f और 4f के बाद क्या है 5d। यहीं तक देख लीजिए हो जाएगा। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 38 10 48 48 और 6 कितना 54 55 56 64 से 56 गया, कितना बचा 8 बचा। अब 8 कहाँ भरेंगे आप, अब 8 आप भर देंगे किसमें, इसमें आपने भर दिए मान लो 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए आपने। ठीक है, गिना एक बार और 6s कहाँ आया था 6s के बाद 4f और 5d। ठीक है, एक बार और गिनिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 38 10 48 6 54 55 56 56 और 8 64। ठीक है, ये हो गया। अब वही बात 4f के मैं निकाल चुका था, एनर्जी लेवल 7 है, 5d का भी 7 है, फिर दोनों में लड़ाई हुई, फिर क्या होगा, अब फिर से दोनों में इलेक्ट्रॉन बंटना चाहिए। लेकिन बंटने का मतलब ये नहीं होता कि 8 है तो 4 4 कर दीजिए, जैसे वहां 2 थे 1 1 कर दिया था। जो जब भी एनर्जी लेवल सेम आए तो जहां इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में भरना चाहिए उसी में भरना है, केवल आपको समान और ऊर्जा वाले अगले कोष को केवल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देना है, एक से ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है वो आधे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, बंटवा लेगा आधे आधे। अरे ऊर्जा लेवल समान है तो क्या होगा, एक ले लो, तसल्ली रखो, क्योंकि नियम के अनुसार पहले हमें भरना चाहिए, तो भरेगा यही बस। एनर्जी लेवल समान है तो उसे इतना हक रहेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। ये 7 और ये 1 4 मत कर देना। कभी आधे आधे नहीं किए जाते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन को आगे वाले एनर्जी लेवल पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैट्स इट। तो ये थे कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद। इसके अलावा जब आप 118 तक परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे तो उसमें और भी अपवाद आएंगे, कुछ 92 जैसे अपवाद है। तो अब मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, कुछ मेहनत आप भी करिए। तो इसमें मैं यही बताना चाहता था कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के 4 नियम हैं, बोरबरी का नियम, अफबाउ का नियम, हुंड का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, जो कि मैंने काफ़ी विस्तार से आपको बताए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखते हैं तो सारे नियम का पालन फॉलो नहीं करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद आते हैं और अपवाद आप अफबाउ नियम के निकाल सकते हैं, बोरबरी के नियम से नहीं निकाल सकते हैं। अपवाद 2 कंडीशन में आते हैं, उनको बस याद रखिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जब अंतिम कोष उपकोष जो होता है वो आधा भरने में एक इलेक्ट्रॉन कम हो उसमें,
या पूरा भरने में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो या 2 इलेक्ट्रॉन कम हो। जो 2 इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे वो चौथे कोष से स्टार्ट होगा नियम, चौथे से अपवाद बनना शुरू होगा, क्योंकि चौथे कोष में ही इतनी पावर होती है कि जब वो आधा या पूरा भरने में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो अगले वाले से 2 को अट्रैक्ट करके अपना कंप्लीट कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा परमाणु। दूसरी कंडीशन जो है वो है ऊर्जा स्तर का। जब दो कोष ऐसे आ जाएं लास्ट के कि दोनों के एनर्जी लेवल सेम हो और एनर्जी लेवल n+l से निकलते हैं, जहाँ n है उसकी कोष संख्या और l है उसकी दिगंशी क्वांटम संख्या, जो कि मैंने लिखी है SPDF के लिए l की वैल्यू जो होती है, s के लिए 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है और f के लिए 3 है। n+l से दोनों को ऐड करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा दो कोषों की एनर्जी लेवल क्या है। अगर एनर्जी लेवल कम ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर ज़्यादा में। दोनों की सेम आती है तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होगा, वहाँ अपवाद हो जाएगा। और बंटवारा आधा आधा नहीं होता है, केवल कम जो आगे वाला उपकोष है जो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा उसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देना है, बाकी के जितने बचते हैं उसी में रहेंगे जिसमें नियम के अनुसार भरना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका जो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो इस तरह से पूरा होता है। इसमें मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए थे जो कि मैं समझता हूँ कि अब मैं आगे आपको जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें काफ़ी आसानी होगी। बाकी के टॉपिक जो रहेंगे अब मैं सिलेबस के अनुसार उठाऊंगा कल से। ये आपका सम बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट केमिस्ट्री, जिसे हम कह सकते हैं फाउंडेशन केमिस्ट्री, ये भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने इसमें कुछ फाउंडेशन चीज़ें थी जो बहुत ज़रूरी थी, उन्हीं को मैंने पढ़ाया है। ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया पूरी तरह से, कल मैं नया चैप्टर उठाऊँगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।